नमस्कार सभी को। नमस्कार छात्रों। हमारे चल रहे पार्ट 1 जिसमें हम आज कवर करेंगे एनसीईआरटी अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आज इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण इसका सिद्धांत भाग 3 देखेंगे, जिसमें हम अनुभाग 1.2 से लेकर 1.2.1 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अस्वीकरण। यह अस्वीकरण है। अब हम समझते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे, आज की कक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या आप सीख पाएंगे। तो आज की कक्षा को लेने के बाद आप क्या समझ जाएंगे, आप सक्षम होंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को जानने में और संयोजन अभिक्रिया की व्याख्या करने में। मतलब कि आज जो हम सबसे जरूरी बात समझेंगे वो होगा, पहली बात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और दूसरी बात संयोजन अभिक्रिया की व्याख्या। अगर आप समझें कि आज के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं एनसीईआरटी के अनुसार, तो आज की कक्षा में हम सबसे पहले देखेंगे अनुभाग 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जब हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझ में आ जाते हैं तो फिर हम देखेंगे उसी प्रकार में से पहला प्रकार जो कि होगा हमारा एनसीईआरटी के अनुसार अनुभाग 1.2.1 संयोजन अभिक्रिया। जब हम इन दोनों बातों को समझ लेंगे तो फिर हम अंत में क्या करेंगे, फिर हम अंत में जो कुछ भी हमने आज की कक्षा में सीखा है उसका सारांश देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उससे भी पहले हम समझेंगे हमारा इस अनुभाग 1.2 में रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो पहले हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप देखें कि जो परमाणु रहते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। मतलब कि अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान बाईं तरफ और दाईं तरफ जो भी परमाणु उपस्थित हैं वो बाईं तरफ जितने होंगे उतने ही दाईं तरफ होंगे, या आप कह सकते हैं कि जितने दाईं तरफ होंगे उतने ही बाईं तरफ होंगे। मतलब दोनों तरफ जो हमने तीर का निशान दिखाते हैं एक अभिक्रिया को दिखाने के लिए, तो तीर के निशान के दोनों तरफ जो भी परमाणु उपस्थित हैं वो दोनों संख्या में बराबर होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया परमाणु नहीं बनता, केवल पुनर्व्यवस्था होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अभिक्रिया के दौरान परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान या रासायनिक परिवर्तन में केवल इलेक्ट्रॉनों का साझा या हस्तांतरण शामिल होता है, नए तत्वों के परमाणुओं का निर्माण नहीं होता। इसीलिए आप क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं की पहचान समान है। रासायनिक अभिक्रियाएं केवल परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करती हैं, वो कभी एक प्रकार के परमाणु को दूसरे में नहीं बदलती, वहां पर सिर्फ पुनर्व्यवस्था होती है। अगर मैं आगे समझूं मिश्रण में परमाणु वैसे के वैसे ही रहते हैं, वे गायब नहीं होते। इसलिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो परमाणु शुरुआत में मौजूद थे वो अंत में भी वैसे के वैसे ही मौजूद रहते हैं। मतलब परमाणु मिश्रण से गायब नहीं हो सकते। अगर आप ध्यान से समझें, रासायनिक अभिक्रियाओं में एक बंध क्या होता है, बंध एक जोड़ है जो परमाणुओं को अणुओं के साथ रखता है। जब परमाणु नए पदार्थ बनाते हैं तो उनके बीच के बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इसी में रासायनिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। मतलब कि यह अभिक्रिया हमें यह समझाती है कि अभिक्रियाओं के दौरान जो यह प्रक्रिया है वो हमें क्या समझा रही है कि अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ कैसे बदल जाते हैं। इसीलिए अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, इस बात पर निर्भर करते हुए कि परमाणु कैसे घूमते हैं, कैसे वहां पर पुनर्व्यवस्था हो रही है और आपस में बदलते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार हैं।
अब मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार दिखाना चाहूंगा। तो जिसमें कौन कौन से प्रकार होंगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहला प्रकार संयोजन प्रकार। तो चलिए अब हम अनुभाग 1.2.1 संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जहां दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैस मिश्रित होती हैं तो वे जल बनाती हैं। आप इसको एक इस तरीके से भी समझ सकते हो सामान्य से उदाहरण से। सामान्यतः आप कह सकते हो A जमा B, ये आपको दे रहा है, तीर का निशान जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि अभिक्रिया इस तरफ हो रही है। तो A जमा B आपको दे रहा है AB। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले पदार्थों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। कितने भी अभिक्रिया करने वाले पदार्थ एक साथ मिल सकते हैं। अतः संयोजन अभिक्रिया में तत्व परस्पर संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि इस तीर के निशान के बाईं तरफ कितनी भी चीजें हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा अभिकारक हो सकते हैं, पर जो उत्पाद बनेगा मतलब जो तीर के निशान के दाईं तरफ बनेगा वो एक ही होगा, एकल ही उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रियाओं में तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब कुछ मामले होते हैं जहां तत्व किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया करके नया यौगिक बनाते हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो दो या दो से अधिक यौगिक भी परस्पर जुड़कर एक एकल नवीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रियाएं आमतौर पर जो हमारी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं ऊष्मा उत्पन्न करने वाली, यानी अधिकांश जो अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं जो संयोजन अभिक्रिया होती है। पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी नहीं हो सकती। ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा ली जाती हो, ऊष्मा छेपी जिसमें ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसमें। तो संयोजन अभिक्रिया सामान्यतः आमतौर पर ऊष्मा छेपी होती है, परंतु कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो कैसी हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं संयोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा शोषी होती हैं। चलिए हम संयोजन अभिक्रिया को क्रियाकलाप की मदद से समझते हैं। यह है हमारा क्रियाकलाप 1.4। अगर आप क्रियाकलाप 1.4 में देखें तो हम संयोजन अभिक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का जो क्रियाकलाप 1.4 हम देख रहे हैं उसकी क्रियाविधि की क्या प्रक्रिया है, क्या कार्यविधि होती है वहां पर। सबसे पहले आप थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड या जिसे आप कह सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना एक बीकर में ले लें। अब हम उसे धीरे धीरे उसमें जल मिलाएंगे। अगर आप इस छवि को ध्यान से देखें तो इस छवि में दिखाया गया है जब हम जल में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो कैसा दिखता है। ये रहा आपका बीकर, बीकर के अंदर उपस्थित है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हमने धीरे धीरे से जल मिलाया है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होता है, बुझा हुआ चूने का निर्माण होता है। मतलब जब आप इस बीकर से हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, जब आप इस बीकर से हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ बीकर गर्म हो रहा है। अगर हम बीकर को छू कर देखेंगे जैसा कि मैंने आपको चित्र 1.3 में दिखाया है तो आपको तापमान परिवर्तन महसूस होता है जो अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी होने का संकेत है। अब हमको महसूस करना है कि तापमान में कोई बदलाव आया है या नहीं। जब आप ये महसूस करेंगे कि हाँ तापमान में बदलाव आया है और बदलाव आपको पता लगेगा कि या तो आपका हाथ ठंडा महसूस करेगा या आपका हाथ गर्म महसूस करेगा। अब हम क्रियाकलाप 1.4 को समझेंगे और उसमें होने वाली संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। क्रियाकलाप 1.4 का अवलोकन देखते हैं, प्रेक्षण समझते हैं। हमने क्या किया, इस क्रियाकलाप में जल को कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाया बिना बुझा हुआ चूना। जब हमने जल को बिना बुझे हुए चूने में मिलाया तो बुझे हुए चूने का निर्माण हुआ। इस निर्माण के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान या इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
हुआ क्या, हमने ये देखा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल मिलाते हैं तो मिश्रण गर्म हो जाता है, मतलब कि ऊष्मा बाहर निकल रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है। यह हमें यह दर्शा रहा है। अगर हमें यह देखने को मिला कि तापमान में वृद्धि हो रही है, तो जो संयोजन अभिक्रिया आपने समझी, दो चीजों को मिलाया और एकल उत्पाद बना, वो हमें यह पता लगा कि हाँ, इस संयोजन अभिक्रिया में जो हमारा उत्पाद बना है, जो बुझा हुआ चूना बना है, उसके निर्माण के दौरान यहां पर तापमान में वृद्धि हुई है, क्योंकि जिस बीकर से हमने हाथ लगाया वो बीकर गर्म हो। ठीक है, अतः आप ये कह सकते हो कि इस अभिक्रिया में एक सफेद पाउडरी पदार्थ, चूर्ण युक्त पदार्थ बनता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यह एक वास्तविक जीवन का उदाहरण है जो निर्माण में उपयोग होता है, जैसे प्लास्टर बनाने। अब हम क्रियाकलाप 1.4 के बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। आइए इस क्रियाकलाप 1.4 के दौरान जो भी प्रक्रिया हुई, उसके बाद हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है वो समझते हैं। हमने क्या देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। परिणाम यह है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना कह रहे हैं, जल के साथ जोरदार रूप से अभिक्रिया करके बना रहा है बुझा हुआ चूना, जिसे हम कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस अभिक्रिया के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। यहां पर आपको अभिक्रिया दी हुई है। अभिक्रिया आप देख सकते हो, बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र CaO। यहां पर S जो लिखा हुआ है वो ठोस को दर्शा रहा है, जमा उसमें हमने जोड़ा H, कितने, 2H और O। तो आप कैसे बोलोगे इसको, H2O। और यहां पर जो L दर्शा रहा है वो द्रव्य अवस्था को दर्शा रहा है। तीर का निशान दर्शा रहा है कि अभिक्रिया इस तरफ हो रही है, और जो उत्पाद यहां पर बना है वो है आपका बुझा हुआ चूना, जमा ऊष्मा। यहां पर ऊष्मा बाहर निकल रही है। यह हमारा एनसीईआरटी का 1.13 समीकरण है। यह अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि दो पदार्थ मिलकर, जो कि हैं बिना बुझा हुआ चूना और जल, दोनों ने मिलकर बनाया एकल उत्पाद, जो कि है बुझा हुआ चूना, जिसे हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद बने दो या दो से अधिक अभिकारकों के जुटने से, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रियाकलाप से हमने यह साबित किया कि किस तरीके से संयोजन अभिक्रिया होती है और वहां पर कितने अभिकारक हो सकते हैं और कितने उत्पाद बनते हैं। आइए अब हम समझते हैं बुझे हुए चूने को। अगर आप ध्यान से समझें, बुझा हुआ चूना जिसका उपयोग दीपावली को, जैसे दीपावली पे क्या होता है, सामान्यतः सभी घरों में साफ सफाई होती है और जो भी रंग रोगन का काम होता है वो करते हैं। तो दीपावली को दीवारों को सफेद ही करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं दीपावली में ही होता है ये काम, ये आप वैसे भी कर सकते हो, किसी कोई शादी समारोह है या कोई और समारोह है तो उस समय पर भी, या फिर मान लो हमें लग रहा है कि हमारा घर गंदा सा हो रहा है तो भी हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब दीवारों पर सफेदी करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं वो होता है बुझा हुआ चूना। उसमें कुछ दिन बाद चमक भी आ जाती है। अब सुनना ध्यान से, बुझा हुआ चूना करता क्या है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, भाई ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसके साथ ये धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और दीवारों पर क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 जो होता है उसकी एक पतली परत वहां पर बन जाती है। अगर आप ध्यान से समझें, इसका एक व्यवहारिक उदाहरण है बुझा हुआ चूना। ध्यान से सुनना,
इसका जो व्यवहारिक उदाहरण है बुझा हुआ चूने का उपयोग करके सफेदी करने में, जहां यह जो रासायनिक सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो दीवार पर चमक देता है। सबसे जरूरी बात है कि सफेदी करने के 2 से 3 दिनों के बाद यह बनता है और दीवारों को एक चमकदार, दीवारों पर क्या आ जाती है? एक चमक आ जाती है। संगमरमर अगर आप ध्यान से देखें, जिसको हम मार्बल भी कह देते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है और उसका सूत्र है, आप देख सकते हो, CaCO3। तो इस सूत्र को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि क्या अभिक्रिया हो रही होगी, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिससे यह बन रहा होगा। अगर आप रासायनिक अभिक्रिया देखें, मैं आपको यह दिखाने की कोशिश भी करता हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट जमा, वहां पर क्या निकल रहा है? जल। यह हमारी एनसीईआरटी किताब के अनुसार एनसीईआरटी समीकरण 1.14 है। अब हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया के प्रकार। अगर आप देखें संयोजन अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप ये कह सकते हो कि संयोजन अभिक्रिया के प्रकारों को विस्तार से यहां पर सूचीबद्ध किया गया है। इसमें क्या होता है? 2 तत्वों के बीच अभिक्रिया होती है। अब सुनना ध्यान से, 2 यौगिकों के बीच अभिक्रिया होती है, या फिर एक तत्व और एक यौगिक के बीच अभिक्रिया हो सकती है। तो ये कुछ प्रकार हैं जिनसे संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। 2 तत्व के बीच अभिक्रिया हो गई, या 2 यौगिक के बीच अभिक्रिया हो गई, या फिर एक तत्व है और एक यौगिक है। जैसे आपने मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, इसमें एक तो तत्व है और एक क्या है? यौगिक है। या फिर आप 2 तत्वों के बीच अभिक्रिया कर सकते हो, या फिर 2 यौगिकों के बीच अभिक्रिया हो सकती है। तो इस समय पर जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और जो उत्पाद बनता है, अगर वो एकल उत्पाद बनाए तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं, जैसा कि मैंने कहा, आमतौर पर ऊष्माक्षेपी होती हैं, जिसका मतलब होता है कि यहां पर ऊष्मा बाहर निकलती है। अगर आप समझें, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का अर्थ बताया गया है कि उत्पाद बनते समय क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है, नए बंध बनते हैं और ऊष्मा बाहर मुक्त होती है। अगर मैं कहूं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, सुनना ध्यान से। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद बनते समय क्या होता है? मैं बार बार वही बात बता रहा हूं कि इनमें ऊष्मा मुक्त होती है। अगर आप और जरूरी बात समझें, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है? इस अभिक्रिया में Ba, जिसको मैं बेरियम कहूंगा, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? फ्लोरीन के साथ। यहां पर आप देखेंगे Ba जो कि एक ठोस अवस्था में है, वो किसके साथ जोड़ा गया है? उसे F2 या 2, जो कि गैसीय अवस्था में। क्या दे रहा है वो? BaF2, ठोस अवस्था में। तो यहां पर हमें बेरियम फ्लोराइड मिल रहा है जब बेरियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। आइए अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसका क्या कारण है। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक संयोजन का जो मुख्य कारण बताया गया है वो है जब तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तब रासायनिक अभिक्रिया कौन सी? संयोजन वाली होती है। अब सुनना ध्यान से, रासायनिक संयोजन क्यों होते हैं, यही तो हमारा प्रश्न है। स्थिरता प्राप्त करने के लिए, जब वो स्थिर होने के लिए क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। जितनी ज्यादा स्थिरता आएगी उतनी ज्यादा संयोजन अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलेगी। एक होता है लुईस का सिद्धांत। लुईस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया इसलिए होती है, क्यों होती है? ताकि जो परमाणु है उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके। जो परमाणु होते हैं वो सभी चाहते हैं कि हम अक्रिय गैस जो हमारी होती है, उत्कृष्ट गैस जो हमारी होती है, उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होना चाहिए। और उस विन्यास को प्राप्त करने के लिए ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि रासायनिक संयोजन क्यों होते हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया क्यों होती है? स्थिरता प्राप्त करने के लिए।
फिर बात आई, लुईस के सिद्धांत ने बताया कि परमाणु चाहते हैं कि उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो प्राप्त कर लें, जिससे उन्हें स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। अगर अब देखते हैं अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है। अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं ताकि स्थायी विन्यास मिल सके, मतलब वो स्थिरता प्राप्त कर सके। अगर मैं बात करूं रासायनिक संयोजन के होने का क्या कारण है, तो रासायनिक संयोजन होने का कारण, जैसा कि मैंने बताया कि परमाणु क्या चाहते हैं, परमाणु चाहते हैं कि उनका जो विन्यास है वो उत्कृष्ट जैसा हो, मतलब कि वो उत्कृष्ट गैस जैसा बनना चाहते हैं और उत्कृष्ट गैस जैसी स्थिरता प्राप्त करने की वो प्रवृत्ति रखते हैं। अगर ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर है तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें इलेक्ट्रॉन विन्यास को उत्कृष्ट गैस जैसा बनाना होगा, जिसके लिए वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं या दान करते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब बात आती है संयोजन अभिक्रिया को कुछ और उदाहरण से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, पहला उदाहरण जो कि है कोयले का दहन। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और हवा में इसको गर्म किया जाता है। इसमें हवा में गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गई। इस अभिक्रिया के दौरान आपने देखा भी होगा, आप आमतौर की जिंदगी में देख भी रहे हैं सामान्यतः, कि जब कोयले का दहन हम करते हैं, कोयले को हम जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा बनती है, प्रकाश बनता है और एक गैस भी निकलती है, हानिकारक गैस। कौन सी गैस? हानिकारक गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह की गैस भी वहां से उत्पन्न होती है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? क्योंकि यहां पर ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा के लिए किया जाता है या ऊर्जा के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे जो इसकी नुकसान देने वाली बात है वो है कि यह प्रदूषण बहुत फैलाता है, क्योंकि यहाँ पर हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जिससे पर्यावरण समस्याएं पैदा होती हैं। अब बात आती है, अगर मैं कोयले के दहन की अभिक्रिया को समझूं, रासायनिक अभिक्रिया, तो वो संयोजन अभिक्रिया कैसे है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस तीर के निशान के बाईं तरफ, जिनको हम अभिकारक कह रहे हैं, वो दो लिखे हुए हैं। दो कैसे लिखे हुए हैं? एक लिखा हुआ है वहां पे सी, ठोस अवस्था में, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? सोचो ध्यान से। जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा तत्व है और उसके साथ किसको जोड़ा गया है? ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन 2 जो कि गैसीय अवस्था में, उसको जब जोड़ा गया है तो इस समीकरण के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह समीकरण एनसीईआरटी का समीकरण 1.15 है। इससे यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो चीजें जुड़कर जब एक चीजें बनाए, मतलब जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाए, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं और वो ये उदाहरण बहुत अच्छे से हमें समझा रहा है। आप यहां पर देखेंगे कि तीर के निशान के दाईं तरफ जो उत्पाद बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इसका मतलब कि जब कोयले का दहन होता है हवा की उपस्थिति में तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है दूसरे उदाहरण की। इस दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2 गैसीय अवस्था में, और ऑक्सीजन गैस जिसका रासायनिक सूत्र होता है O। O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। और कितने O रहेंगे इसमें? 2। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में जुड़ती हैं, संयोजन करती हैं, तो जल का निर्माण होता है। जब, जैसा कि मैंने बताया, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिश्रित होती हैं तो वो जल बना रही हैं और एक अभिक्रिया वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह तब होता है जब एक चिंगारी या गर्मी होती है जो अभिक्रिया को शुरू कर देती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु जल के बनने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जल के अणु बनाने के लिए मिल जाते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जहां नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। अगर आप अभिक्रिया देखें, यह रासायनिक समीकरण जो कि एनसीईआरटी समीकरण 1.16 के अनुसार है, जिसमें दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें कैसे मिलकर तरल जल बनाती हैं। आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस के 2 अणु ऑक्सीजन गैस के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु बनाते हैं। यह एक सरल रासायनिक अभिक्रिया होती है जो तब होती है जब ये दोनों गैसें
मिश्रित होती हैं, संयोजन करती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि जो संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं आमतौर पर। तो अगर आप देखें, पहला ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है जो कि हमने क्रियाकलाप भी देखा था। उदाहरण है बुझा हुआ चूना और जल की अभिक्रिया। बिना बुझे हुए चूने से बुझा हुआ चूना बनने की अभिक्रिया, आप ऐसा कह सकते हो। बिना बुझा हुआ चूना तो उत्पाद में बनता है, मतलब कि बिना बुझे हुए चूने और जल की अभिक्रिया से जो बुझा हुआ चूना बनता है उसको समझते हैं कि वो भी एक उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अगर आप रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझें तो रासायनिक समीकरण में क्या दिया हुआ है? रासायनिक समीकरण में दिया हुआ है कि बिना बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक सूत्र आप देख सकते हो CaO, उसको जोड़ा गया है। उसमें क्या मिलाया गया है? उसमें जल को मिलाया जाता है, जल को मिश्रित किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है कितना? H2O। जब ये दोनों मिले तो वहां पर एकल उत्पाद बना जो कि होगा बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उत्पाद के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बिल्कुल ऊष्मा बाहर निकल रही, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण समझते हैं, जो कि है प्राकृतिक गैस का दहन। अगर आप देखें रासायनिक समीकरण, तो यहां पर मीथेन गैस, जिसका रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, उसको जोड़ा गया है 2 अणु ऑक्सीजन गैस के साथ। और यहां पर जो उत्पाद बन रहा है वो 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 अणु जल के यहां पर हमें मिल रहे हैं। यह हमारा एनसीईआरटी समीकरण 1.17 है। अब हम समझते हैं आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण में आगे समझते हैं। यहां बताया गया है तीसरा उदाहरण, वनस्पति पदार्थ के संगठन में अपघटन भी एक अभिक्रिया है। वनस्पति पदार्थ जो होते हैं, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन भी एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर आप ध्यान से देखें, श्वसन ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारा सांस लेना ये भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो भी मैं समझा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। श्वसन के समय पर क्या होता है? श्वसन के समय पर इस श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त हो रही है तो हम क्या कहेंगे? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। दरअसल होता क्या है कि पाचन के दौरान भोजन जो हम खाते हैं वो सरल पदार्थों में टूट जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। अब कार्बोहाइड्रेट्स का ही हिस्सा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में वो परिवर्तित हो जाता है। अगर वो ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ, जैसे कि आप समझो, उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। मतलब हमारा भोजन सरल पदार्थों में टूट गया जो कि ग्लूकोज है। अब क्या हुआ? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसके साथ संयुक्त होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और उसकी अभिक्रिया किस तरीके से होगी? उसकी अभिक्रिया इस तरीके से होगी। यह है उसका रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। ग्लूकोज, 1 अणु ग्लूकोज 6 अणु ऑक्सीजन गैस के साथ जुड़कर क्या बना रहा है? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल के साथ में ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह हमारा एनसीईआरटी समीकरण 1.18 है। अब हम आज जो हमने सीखा रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके प्रकार, और फिर हमने संयोजन अभिक्रिया और उसके प्रकार समझे, तो हम उसको सारांश करते हैं। परमाणु अभिक्रियाओं के दौरान विभिन्न तत्वों में नहीं बदलते। कौन? परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान विभिन्न तत्वों में नहीं बदलते, वो ऐसे ही रहते हैं। बस वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर पुनर्व्यवस्था हो जाती है। ना वो टूटते हैं ना वो जुड़ते हैं। परमाणुओं के बीच बंधों का टूटना और बनना रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है। परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगर मैं संयोजन अभिक्रिया की बात करूं तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या कहती है कि 2 या 2 से अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे कि आप यहाँ एक सामान्य समीकरण से देख सकते हैं, a जमा b, ये आपको दे रहा है AB। अगर आप देखें मुख्य विशेषताएं क्या है संयोजन अभिक्रिया की, तो संयोजन अभिक्रिया की मुख्य विशेषता है कि ये आमतौर पर होती हैं ऊष्माक्षेपी, मतलब कि यहाँ पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया, मतलब आज के हमने इस व्याख्यान में क्या क्या समझा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो सकती है, किसके बीच हो सकती है? रासायनिक अभिक्रिया दो तत्वों के बीच हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया दो यौगिकों के बीच हो सकती है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया एक तत्व और एक यौगिक के बीच हो सकती है। इसे समझाने के लिए कुछ सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा था क्रियाकलाप से कि बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, बिना बुझे हुए चूने और जल की अभिक्रिया से, और वहां पर किस तरीके से ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद आपने समझा कि किस तरीके से दीवारों पर 2-3 दिन के बाद सफेदी करने के बाद चमक आती है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि वहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है वो 2 से 3 दिन बाद बनती है, क्योंकि जो बुझे हुए चूने से आपने क्या करी, वहां पर सफेदी करी, तो उस बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने किसके साथ, जो हमारे हवा में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वहां पर चमक आ जाती है। साथ में यहां पर क्या बाहर निकलता है, जल का एक अणु, अगर आप इस संतुलित समीकरण को देखें तो। उसके अलावा कुछ और उदाहरण, जैसे कि हमने मेथेन और ऑक्सीजन गैस के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो भी हमने देखा, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हो रहा है कि हमारा मीथेन गैस का एक अणु दो अणु ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर क्या दे रहा है हमें, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दो अणु जल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैंने आज के इस व्याख्यान में आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा।